मैं एक प्रिमिटिव मदर सोसाइटी में ट्रैवल करता हूँ जहाँ विमेन डोमिनेंट होती हैं और यहाँ मेन को वेस्ट समझा जाता है जो सिर्फ विमेन के सहारे खा सकते हैं, जिस पर फीमेल ग्रुप लीडर मुझे ट्राइब से बाहर निकाल देती है क्योंकि मैं चिल्ड्रन पैदा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वाइनस की मदद से सबसे मोटी फिश पकड़ कर लाता हूँ जिस पर सभी विमेन मुझे अलग नजर से देखने लगती हैं, और फिर जब वो अभी भी कुछ ग्रीन जिंजर फ्रूट्स के लिए आपस में लड़ती रहती हैं, मैं तब तक मेन को ग्रिल्ड फिश खिला चुका होता हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मेरे पास वो चीज होती है जो ये कभी समझ नहीं सकती हैं। मेरे दिमाग में 5000 ईयर्स की सिविलाइजेशन विजडम भरी होती है जिस पर उस समय डैम्प केव के अंदर फीमेल टीम लीडर मुझे डिस्गस्ट भरी नजर से देखती है और ये यान को ट्राइब छोड़ने का रास्ता दे देती है। वह बीच में एक पत्थर पर बैठती है, टर्फ स्कर्ट पहने हुए, जिस पर मैं अपने फिस्ट्स भींचता हूँ और हूँ, और मेरे पीछे एक दर्जन से ज्यादा मेल लोग खड़े रहते हैं। इस समय केव दो ग्रुप्स में बंट जाता है। एक तरफ उमुया के साथ खड़ी फीमेल क्लैन होती है जिनके लेदर स्कर्ट्स काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और दूसरी तरफ मेरे पीछे खड़ा मेल क्लैन होता है। वो सिर्फ वेस्ट पर हेम्प रोप बांधते हैं और ग्रास से अपने बॉडी को कवर करते हैं या फिर बस स्ट्रिप्स पहनते हैं, जिस पर मेल ट्राइब्समैन उमुया के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, कांपते रहते हैं और रो भी नहीं पाते हैं। हर बार जब वो हंटिंग करते हैं वो प्री को हिट नहीं कर पाते, जिस पर उन्हें यूजलेस कहा जाता है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते, तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, तुम चिल्ड्रन भी पैदा नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग जो रोज प्रैक्टिस करते हैं उन्हें भी ब्लेम किया जाता है कि वो ट्राइब के खाने में डिले कर रहे हैं। अगर तुम फूड भी नहीं ला सकते तो तुम्हारा कोई यूज नहीं है, निकल जाओ। उमुया की टोन ठंडी होती है और बाकी फीमेल क्लैंसमैन जो पॉरेज बना रही होती हैं वो भी कोल्ड तरीके से बिहेव करती हैं, जैसे उन्हें इससे भी ज्यादा नफरत हो। यह देखकर मेरी आंखें हल्की सी चमकती हैं क्योंकि मैं इस बैकवर्ड प्रिमिटिव एरा में ट्रैवल करके आया हूँ। इस दुनिया में विमेन ही सब कुछ होती हैं और मैट्रिनल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन क्योंकि मैं एक ट्रेवर्सर हूँ, मुझे इस सिस्टम की कमियां और डेंजरस अच्छे से पता होते हैं। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, सब कुछ बैकवर्ड होता है। लाइफ ऐसी होती है कि 3 दिन भूखे रहो और 9 बार खाना सोचो। लोग ट्री बार्क, जिंजर फ्रूट और बीस्ट मीट खाकर सरवाइव करते हैं। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। एंड आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 तक का बोनस ले सकते हैं। प्रोमो कोड मांगा 400 के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। अगर इस मैट्रिनल क्लैन का कोई फायदा है तो बस इतना कि यहाँ की विमेन काफी हेल्दी, फेयर और ब्यूटीफुल दिखती हैं, जिस पर अचानक एक आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस टू द होस्ट ऑन अवेकनिंग, और मेरे सामने पैट्रिलिनियल क्लैन कंस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। होस्ट सेंटर्ड सिस्टम मुझे गाइड करता है कि एक स्ट्रॉन्ग पेट्रिलिनियल ट्राइबल सोसाइटी बिल्ड करनी है। साथ ही अवेकनिंग मॉड्यूल एक्सचेंज शॉप भी अनलॉक होता है। अब मैं जो भी काम पैट्रियार्की सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल करता हूँ उससे मुझे अचीवमेंट्स और एक्सचेंज पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स से मैं स्टोर में कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ जो इस न्यू क्लैन को बिल्ड करने में मेरी हेल्प करता है। जैसे ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, मेरे होंठ हल्के से उठते हैं, जैसे मैं सोच रहा होता हूँ कि फाइनली टाइम आ गया है। लेकिन ट्राइब में रहना अब पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इस दुनिया में कल्चरेशन होता है और विमेन की ब्यूटी भी इसी चीज और ब्लड कल्चरेशन की वजह से होती है। लेकिन वो मोया जो पैट्रियार्क होती है वह सबसे पावरफुल होती है, जिस पर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब इस ग्रुप को दिखाना होगा कि रियल मास्टर कौन होता है। तभी मैं बोलने ही वाला होता हूँ कि पेट्रियार्क, अभी बहुत गर्मी है, बाहर ना फ्रूट्स हैं ना एडिबल प्लांट्स, क्या आप थोड़ा मर्सी नहीं दिखा सकती? ये यन को मत निकालिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तभी मैं वूमोया से आर्ग्यू करने ही वाला होता हूँ कि फीमेल क्लैन में से एक लड़की सामने आती है जो मेरी ही उम्र की होती है, लगभग 18 साल की। उसका शरीर कमजोर होता है लेकिन वह काफी लाइवली और ब्यूटीफुल दिखती है। उसकी वाटरी आईज में हल्की सी नमी होती है। वह वो मुया से कहती है कि नहीं, उसे पनिश मत कीजिए। यह वही लड़की होती है जो बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है और बाकी विमेन की तरह मुझे मंकी नहीं समझती बल्कि एक बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करती है। जिस पर मैं उसे रोकते हुए कहता हूँ, बस बहुत हो गया वो मुया, तुम्हें सिर्फ मुझे निकालना है तो इस छोटी लड़की को बीच में मत लाओ। मैं खुद ही ट्राइब छोड़ देता हूँ और इन सभी मेन को साथ लेकर एक नया ट्राइब बनाऊंगा। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं ऐसा ट्राइब बनाऊंगा जो तुम्हारे विमेन रूल्ड ट्राइब से 1000 गुना बेहतर होगा। मेरी आंखें चमकती हैं और मेरी आवाज सुनकर वो मोया पहले थोड़ी शॉक्ड होती है, फिर अचानक हंसने लगती है। उसका शरीर हल्का सा हिलता है लेकिन उसकी स्माइल ठंडी होती है, जैसे उसे कोई बड़ा जोक सुनाई दिया हो। वह मुझे देखती है जैसे मैं कोई मजाक हूँ। जिस पर कुछ फीमेल लोग गुस्से में मुझे इंसल्ट करती हैं कि एक आदमी होकर टीम लीडर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और कुछ हंसते हुए कहती हैं कि यह आदमी ना हाउस बनाना जानता है, न चिल्ड्रन संभालना और ना ही कुछ आता है, फिर भी ये कह रहा है कि यह उनसे 1000 गुना बेहतर ट्राइब बनाएगा।
जिस पर वो कहती हैं, ये यान, ये सब छोड़ दो, घुटनों पर बैठकर टीम लीडर से माफी मांगो, चाहे काऊ या हॉर्स बनकर रहना पड़े, लेकिन ट्राइब में ही रहो, क्योंकि अभी बाहर जाना मतलब सीधा मौत को बुलाना है। यह सुनकर मेरे पीछे खड़े मेल लोग डर जाते हैं। उनके शरीर दुबले होते हैं, रिब्स साफ दिखती हैं, और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी बातें उनके लिए खतरे से भरी होती हैं। उनकी नजर में मैं बस एक यूजलेस आदमी हूं, जिसे विमेन मारती हैं, डांटती हैं और कभी भी छोड़ देती हैं। यह विमेन का ग्रुप समझ ही नहीं पाता है। जिस पर मैं कहता हूं, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्यूचर में मैं, ये यान, तुम्हें खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दूंगा। जो मेरे साथ आना चाहता है आ सकता है। फिर मैं हाथ हिलाता हूं और सामने खड़े करीब दर्जन भर लोगों को देखता हूं, लेकिन जो मेल लोग पहले से डर के साए में जी रहे होते हैं, वो मुझे इग्नोर कर देते हैं और मुझे पागल समझकर सीधे उमैया के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, सिर झुकाकर माफी मांगते हैं, और चाहे उन्हें जानवरों जैसा ट्रीट किया जाए, फिर भी वो ट्राइब में रहना चाहते हैं। जिस पर सिर्फ 3 लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो अब और ह्यूमिलेशन सहना नहीं चाहते। 2 बड़े उम्र के मेल और एक मेरी उम्र का लड़का, जो केव से बाहर आकर मेरे पास खड़े हो जाते हैं। भूखे रहने को तैयार होते हैं, लेकिन स्लेव्स बनकर जीना नहीं चाहते। हम लोग जाने लगते हैं। वो मेरे वर्ड्स पर पूरी तरह बिलीव नहीं करते, लेकिन उमैया के रशलेस बिहेवियर की वजह से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। बाकी जो नील किए हुए लोग होते हैं, वो हमें डर और शौक भरी नजर से देखते हैं, जैसे हमने खुद अपनी मौत चुन ली हो। इसके बाद मैं बिना रुके सीधे केव से बाहर निकल जाता हूँ, और थोड़ी ही देर में पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जिस पर मैं मुड़कर देखता हूं तो एबन्यो होता है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में इमोशंस भरे होते हैं, और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिसाई जियांगुओ देता है। मैं उन थोड़े से जियांगुओ को देखता हूं जो उसने शायद छुपा कर रखे थे, क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटी में इन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती। ये देखकर मैं कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या बोलूं। जिस पर एबनी उदास चेहरे से कहता है, ये यान, तुम अभी इसे रख लो, मैं बाद में और जियांगुओ लेकर आऊंगा। मैं उसके सिर पर हाथ रखता हूं और कॉन्फिडेंट स्माइल देता हूं। कहता हूं, टेंशन मत लो, मैं जरूर वापस आऊंगा। यह सुनकर उसके चेहरे पर सैडनेस आ जाती है, जैसे वो रोने वाला हो। वह कहता है, ये यनगे, तुम जरूर कर पाओगे। फिर वह अपने आंसू पोंछता है, खुद को संभालता है और गुड बाय कहकर चला जाता है। मैं उसकी पीठ को देखता हूं और हल्की सी स्माइल देता हूं, क्योंकि एबनी मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है। उससे अब तमाए तो मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। फिर मैं आगे देखता हूं और सामने का सीन देखकर अचानक शॉक हो जाता हूं। यहाँ तो कुछ भी बैरन नहीं है। ट्राइब के बाहर तो रिसोर्सेज की भरमार होती है। जमीन के नीचे जैसे गोल्ड छुपा हो, सामने बड़ी बड़ी फिश ग्रुप्स में तैर रही होती हैं। ट्रीज पर ह्यूज फ्रूट्स लटके होते हैं, और ये सब वो चीजें हैं जो फीमेल क्लैन हासिल नहीं कर पाती, लेकिन मैं इन्हें आसानी से ले सकता हूँ। जिस पर पीछे से आवाज आती है, क्या हम सच में मरने जा रहे हैं या किसी और ट्राइब में जाएंगे? लेकिन हर जगह हमें मंकी कहा जाता है, विमेन से कंपेयर करने लायक भी नहीं समझा जाता। फिर भी हम वापस जाकर उमैया के स्लेव नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम भी मैन हैं। मैं इस समय रिवर के पास खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि अब मैं फिश किंग बनूंगा। रिवर शॉल होती है और फिश उसमें फ्रीली स्विम करती हैं, क्योंकि मैट्रिनेल क्लैन की टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड होती है। वो फिश को कैच नहीं कर पाते, इसलिए ये फिश बिना किसी फियर के बड़ी और हेल्दी हो जाती हैं, और उनका मीट भी काफी टेस्टी होता है। अगर कोई एक फिश भी पकड़ ले तो नियर बाई ट्राइब्स उसे ट्रेड करके 3 मेल तक ले सकते हैं। जिस पर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं कुछ बड़ी फिश पकड़कर हमारी फूड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तभी उमहा मेरे पास आता है और पूछता है, ये यान, तुम क्या कर रहे हो? किस ट्राइब में ज्वाइन करने का सोच रहे हो? मैं उसे देखता हूँ, वह भी मेरी तरह सेम हालत में होता है, लेकिन उसकी आईज स्ट्रांग होती हैं और हमारा रिलेशन भी अच्छा होता है। मैं कहता हूँ, उमुहा, आओ मेरी हेल्प करो, मैं इस रिवर से फिश पकड़कर खाने वाला हूँ। और मैं नीचे बैठकर धीरे धीरे वाइनस से एक नेट बनाता रहता हूँ, जिसका साइज इतना होता है कि फिश उसमें आसानी से फंस जाए। यह सुनकर उमुहा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये यान, तुम सच में पागल हो गए हो। हम लोग तुम्हें काफी देर से यहाँ कुछ करते देख रहे थे। हमें लगा तुम क्रेजी हो, इसलिए मैं बात करने आया, और तुम बोल रहे हो कि फिश पकड़ोगे। वो कहता है, फिश पानी में रहती है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और वो स्लिपरी भी होती है, उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। मैंने खुद पूरे दिन एक फिश को फॉलो किया, तब जाकर मुश्किल से उसे टच कर पाया। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे पूरे ट्राइब में और आसपास के कई ट्राइब्स में भी कोई फिश को पकड़ नहीं सकता। यह सुनकर मैं रिवर के पास बैठा रहता हूँ। मेरे दिमाग में इरिटेशन चल रही होती है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता और ये सब मुझे ही करना पड़ता है। जिस पर मैं कहता हूँ, उमुहा, सीधी बात बताओ, मैंने कब तुमसे झूठ बोला है? अगर हेल्प करनी है तो करो, नहीं तो साइड हो जाओ। मैं अपना पसीना पोंछता हूँ और उमुहा का चेहरा डाउट से भरा होता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में फिश पकड़ सकते हो? मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये पॉसिबल हुआ तो टीम लीडर ने भी कभी इतना टेस्टी फूड नहीं खाया होगा। फिर वह मुझे सीरियस नजर से देखता है, क्योंकि हमारा रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। उसने कहा कि मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला और सच में नहीं बोला। हर बार जब मैं हंटिंग पर जाता था, मैं बताता था कि कहाँ जियांगो और वाइल्ड वेजिटेबल्स मिलेंगे, और सच में वहां मिलते थे। जिस पर वो जितना सोचता है उतना ही कंफ्यूज्ड होता जाता है, और फिर आखिर में वह भी डिसाइड करके मेरे पास आकर बैठ जाता है।
वो कहता है फिश हो या ना हो, मेन बात यह है कि हम बड़ी हैं। इस बार तेरी हेल्प कर देता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जिस पर मैं कुछ नहीं बोलता, एक तरफ तेंग वैन को फिक्स करता हूँ और दूसरी तरफ तेजी से काम करता रहता हूँ। आसमान धीरे धीरे येलो होने लगता है, टाइम कम होता जा रहा है और मुहा की हेल्प से काम की स्पीड भी बढ़ जाती है। थोड़ी दूर खड़े बाकी मेल लोग हमें देखते रहते हैं और कहते हैं कि ये यान सच में पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, ये तेंग वैन को ऐसे क्यों जोड़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं बस ट्राइब से निकाले जाने की बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस समय मेरा माइंड और क्लियर होता जा रहा है और मैं अंदर से बेटर फील कर रहा हूं। आखिरकार मेरे सामने एक बड़ा सा स्क्वायर नेट बनकर तैयार हो जाता है, जो 2 लोगों जितना ऊंचा और चौड़ा होता है। उसके चारों कोनों पर हैवी वेट लगा होता है और बीच में तेंग वान का स्ट्रांग जाल होता है। जैसे ही इसे रिवर में फेंका जाएगा, वेट नीचे सिंक करेगा और नेट फैल जाएगा। मैं उसे देखकर सेटिस्फाइड फील करता हूँ। ये काफी ड्यूरेबल होता है, इसे कई बार यूज किया जा सकता है। जिस पर उमुहा ब्लैंक फेस से उसे देखता है और कहता है, मुझे लगा तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, लेकिन तुमने तो बस एक स्ट्रॉ मैट जैसा बना दिया, इसका क्या यूज है। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, जल्दी क्या है, वेट करके देखो। फिर मैं नेट को फोल्ड करता हूँ, उसे पकड़कर रिवर के पास जाता हूँ और अचानक उसे पानी में फेंक देता हूँ। नेट परफेक्टली खुलता है, वेट उसे नीचे खींचता है, बबल्स ऊपर उठते हैं और वह रिवर के बॉटम में सेटल हो जाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, हाथ में रोप पकड़कर, जिस पर उमुहा चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से बनाया था और तुमने उसे ऐसे ही पानी में फेंक दिया। उसका फेस रेड हो जाता है और वो गुस्से में मुझे देखता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बस उसे इग्नोर करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी हेल्प करो। मेरे दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन चल रही होती है, हाथ लगातार रोप खींच रहा होता है। वेट के हिसाब से लगता है कि नेट में कुछ फंसा है, जिस पर उमुहा भी मजबूरी में हेल्प करने लगता है, लेकिन उसकी नजर मुझ पर ही रहती है, जैसे मौका मिलते ही मुझे डांटेगा। हम दोनों मिलकर नेट को खींचते हैं और आखिरकार उसे बाहर निकाल लेते हैं। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। कई फिश नेट में फंसी होती हैं, आपस में उलझी हुई। मैं नेट के सामने बैठता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और जैसे ही नेट खोलता हूँ, एक बड़ी फिश मेरे चेहरे पर उछलकर लगती है। मैं नीचे गिर जाता हूँ, फेस से पत्ते हटाता हूँ और आंख खोलकर देखता हूँ, वहां 4 बड़ी फिश और 8 छोटी फिश होती हैं। बड़ी वाली फोरआर्म जितनी लंबी और बाउल जितनी मोटी होती हैं और छोटी वाली पाम जितनी। सबकी बॉडी चमक रही होती है, व्हाइट बेली और ब्लैक बैक के साथ, और ये खाने के लिए परफेक्ट होती हैं। मेरे होंठ ऊपर उठते हैं और उसी समय सिस्टम की आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, आपने पहली बार क्लैन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। अचीवमेंट अनलॉक होता है और मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, जिस पर मैं खड़ा होता हूँ और हल्की सी स्माइल देता हूँ, परफेक्ट स्टार्ट। तभी पीछे से उमुहा की आवाज आती है। वह शॉक्ड होकर नेट में उछलती फिश को देख रहा होता है और पूछता है, ये क्या है। मैं कैजुअली कहता हूँ, फिश, जिस पर वो कंफ्यूज होकर कहता है, फिश तो पानी में होती है, ये बाहर कैसे आई। मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने इसे पकड़ा है। वो और कंफ्यूज्ड हो जाता है, पूछता है कैसे पकड़ा, जिस पर मैं नेट की तरफ इशारा करता हूँ और कहता हूँ, इसे फिश नेट कहते हैं। वो और भी ब्लैंक हो जाता है, कहता है, तुमने इस स्ट्रॉ मैट से फिश पकड़ ली। मैं कुछ नहीं बोलता, बस नेट से एक बड़ी फिश उठाकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ ताकि वो खुद फील करे। वो फिश को पकड़ता है, उसे अपनी आर्म्स में होल्ड करता है और शौक में उसे देखता रहता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन। और फिश उसके हाथ में तड़पती रहती है, जिस पर उसे फाइनली यकीन होने लगता है। जिस तरह वो फिश जिसे पकड़ने के लिए वो पूरा दोपहर भागता था, उसी तरह अब एबनी पागल हो जाता है। हाँ, ये सच में फिश है, ये फिश है, ये यान तुम पागल नहीं थे, जो तुमने कहा वो सच था, तुम तो जीनियस हो। जिस पर उमुहा एक्साइटमेंट में इधर उधर दौड़ने लगता है और चिल्लाता है कि मैं जीनियस हूँ। उसकी आवाज दूर तक जाती है और बाकी मेल लोग उसे सुनते हैं, जिस पर वो कहते हैं, एक और पागल हो गया, उमुहा तो पहले ठीक था, अब ये यान के साथ रहकर ये भी क्रेजी हो गया। लेकिन तभी एक क्लैंसमैन ध्यान से देखता है और कहता है, लगता है उमुहा और ये यान को रिवर के पास कुछ मिला है। यह सुनकर बाकी लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें विमेन से कम खाना मिलता है और सारा हार्ड वर्क भी वही करते हैं। अब तो ट्राइब से भी निकाल दिए गए हैं, काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है। जिस पर फिश का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आने लगता है। फिर वो कहते हैं, मजाक मत करो, फिश बहुत रेयर होती है, हमारे ट्राइब के चीफ्स ने भी कम ही खाई है और हम मेन ने तो कभी देखी भी नहीं। कोई भी फिश पकड़ नहीं सकता, क्या तुम्हें लगता है ये यान पकड़ सकता है। वो खुद ही अपनी बात पर डाउट करते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, मान लो अगर उन्होंने कुछ फूड पकड़ भी लिया तो हमने हेल्प नहीं की, तो हम कैसे खा सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर दूसरा भी एग्री करता है कि बिना हेल्प किए दूसरों का खाना खाना सही नहीं है। इसी बीच वो रात बिताने के लिए कुछ स्टिक्स और लीव्स ढूंढ रहे होते हैं, तभी दूर से एक फिगर आता दिखता है, जिसके हाथ में वाइन से बंधी हुई चीज होती है। जिस पर वो ध्यान से देखते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिश लटकी होती है और वो अभी भी जिंदा तड़प रही होती है। दोनों के मुंह से पानी आने लगता है और वो सोचते हैं, क्या ये यान ने सच में फिश पकड़ ली, और वो भी कई सारी। तभी उमुहा उनके पास आता है और डार्क स्माइल के साथ कहता है, ये यान ने ये फिश भेजी है तुम दोनों के लिए। फिर वो कहता है, लेकिन ये फ्री नहीं है, अगर ये फिश चाहिए तो तुम्हें ये यान को बॉस मानना होगा और उसका फॉलो करना होगा, क्योंकि वो उमुया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइब बनाना चाहता है। रात के माहौल में उमुहा उनके सामने खड़ा होता है
और फिश को हिलाकर दिखाता है। दोनों उसकी तरफ देखते रह जाते हैं, उनकी आंखें वाइड हो जाती हैं और उनका स्टमक जोर से आवाज करता है। मुंह से पानी गिरने लगता है क्योंकि ये सच में फिश होती है। जिस पर वो शौक में पूछते हैं, ये रिवर से निकाली है, ये कैसे पॉसिबल है? एबनी कहता है, हाँ ये यान ने खुद पकड़ी है, टेंशन मत लो। फिर वो हंसते हुए कहता है, ये फिश इतनी वैल्यूएबल है कि छोटी फिश भी 3 मेन के बराबर होती है, और ये तो बड़ी फिश है, लेकिन कंडीशन वही है, ये यान को लीडर मानना होगा। उमुहा दोनों फिश को उनके सामने हिलाता है, जिस पर दोनों की आंखें चमकती हैं, लेकिन उमू खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, हम ये फिश नहीं ले सकते, हमें यकीन नहीं है ये सेफ है या नहीं, कहीं ये पॉइजनस ना हो। ये सुनकर इबोनी थोड़ा रुकता है, क्योंकि उसने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा होता और उसे भी डाउट होने लगता है। जिस पर उमुहा उन्हें लेकर मेरे पास आता है और उस समय मैं दूसरा नेट डाल चुका होता हूँ और धीरे धीरे उसे खींच रहा होता हूँ। जैसे ही मैं नेट खोलता हूँ, उसमें फिर से फिश भरी होती हैं, 3 बड़ी और 6 छोटी फिश, और बड़ी वाली अभी भी उछल रही होती है। सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, जिस पर उमुली और उमुला दूर खड़े सब कुछ देखते हैं। उनकी आंखों के सामने मैं रिवर से फिश निकालता हूँ और उनका पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। जो अभी तक इम्पॉसिबल लगता था, वो अब उनके सामने रियलिटी बनकर खड़ा होता है और वो समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है मेरे गॉड? उमुला का फेस जलने जैसा फील करता है, और अभी अभी उसने पूछा था कि ये फिश खराब तो नहीं है, लेकिन अब उनके सामने ही कई फिश और पकड़ ली जाती हैं, जिस पर दोनों का मन करता है कि वहीं घुटनों पर बैठ जाएं और पास की चीज पकड़कर खुद को संभालें। अगर पॉसिबल होता तो वो वापस रूथलेस माउंटेन भाग जाना चाहते, क्योंकि उस समय उन्होंने तुरंत फिश पकड़कर नहीं खाई और अब ट्राइब से भी निकाल दिए गए हैं। जिस पर मैं काम फेस से मुड़कर देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या उन्होंने एग्री किया? मैं उमुहा की तरफ देखता हूँ, जिसे मैंने फिश देकर उमुली और उमुला को कन्विंस करने भेजा था, लेकिन अब दोनों ना फिश ले रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, बस ऑकवर्ड खड़े रहते हैं। जिस पर उमुहा सिर खुजाता है और कहता है, ये फिश लेना ही नहीं चाहते। ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाता हूँ और कहता हूँ, फिश तो रिवर से निकली है, इसमें अच्छा बुरा क्या है? इतनी सिंपल चीज भी समझ नहीं आती, अभी मैंने यहीं पकड़ी है, फ्रेश है, फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर छोटी लग रही है तो मत लो, जाओ जिंजर फ्रूट खा लो। मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ, जिस पर अचानक दोनों के चेहरे बदल जाते हैं और वो रिस्पेक्ट से कहते हैं, ये यान नहीं, टीम लीडर ये यान, अब से आप ही हमारे लीडर हो, हम आपकी हर बात मानेंगे। पहले हमने आपको पागल समझा, वो हमारी गलती थी, हम माफी मांगते हैं। फिर वो कहते हैं, आगे आप जो भी कहोगे हम वही करेंगे, 100% फॉलो करेंगे। जिस पर इबोनी भी तुरंत एग्री करता है और कहता है कि टीम लीडर जो बोलेगा वही होगा, ईस्ट बोलोगे तो ईस्ट जाएंगे, वेस्ट कभी नहीं जाएंगे। उनके चेहरे पर अब ना डाउट होता है ना डर, क्योंकि उनके सामने मैं फिश पकड़ चुका होता हूँ जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उनके लिए डिग्निटी और ईगो अब मैटर नहीं करती, बस खाना और सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। जिस पर उमुहा उन्हें देखता है और हंसते हुए कहता है, देखा, फिश मिल जाए तो सब मान जाते हैं। फिर मैं भी हल्का सा स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, अभी भी डाउट था ना, चलो बिग फिश मत खाओ, तुम दोनों के लिए स्मॉल फिश है। मैं उन्हें 2 छोटी फिश दे देता हूँ, जो उनके लिए भी काफी होती हैं, क्योंकि वो पहले कई दिनों से भूखे होते हैं। फिर मैं खुद फिश पकड़कर खड़ा होता हूँ और अचानक रियलाइज करता हूँ कि इसे खाएंगे कैसे। रॉ फिश का टेस्ट अच्छा नहीं होता और फायर के बिना इसे कुक करना पॉसिबल नहीं है। तभी उमुला और उमुली जल्दी से फिश खाने ही वाले होते हैं, रॉ ही खाने की कोशिश करते हैं, जिस पर मैं उन्हें रोकता हूँ और कहता हूँ, रुको, इसे ऐसे मत खाओ, फायर पर रोस्ट करके खाओ। यह सुनते ही माहौल फ्रीज हो जाता है और तीनों मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कुछ इम्पॉसिबल बोल दिया हो। उमुला ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहता है, टीम लीडर येयन, हमने कहा था कि हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन डिवाइन फायर बनाना पॉसिबल नहीं है। वो एक दूसरे को देखते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फायर गॉड्स का पावर होता है, जो कभी कभी स्काई से आता है और ट्रीज को जलाता है। कई ट्राइब्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं इससे। जिस पर वो कहते हैं, हम फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये डेंजरस है, इसे छेड़ना सही नहीं है। मैं उन्हें मने देखता हूँ और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि उनके लिए ये सब नया है। फिर मैं सोचता हूँ, फायर बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस सही टूल चाहिए। तभी सिस्टम मेरे माइंड में एक्टिवेट होता है और मुझे एक आइटम सजेस्ट करता है जो स्मॉल फ्लेम जनरेट कर सकता है, विंड प्रूफ भी है और आसानी से फायर क्रिएट कर सकता है। मैं तुरंत डिसाइड करता हूँ और एक्सचेंज पॉइंट्स यूज करता हूँ, और अगले ही मोमेंट मेरे हाथ में एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स आ जाता है जो बाहर से स्टोन जैसा लगता है। मैं उसे हाथ में पकड़कर चेक करता हूँ, वो सॉलिड होता है और मुझे समझ आता है कि अब फायर बनाना पॉसिबल है। जिस पर युमुहा मुझे देखता है और कहता है, टीम लीडर येयान, ऐसी बातें मत करो, डिवाइन फायर डेंजरस होती है, इसे छेड़ना सही नहीं है, हम बस फिश खा लेते हैं, नहीं तो बाद में ये भी खराब हो जाएगी। एंग्री एबनुहा जलन के साथ बिना किसी बिटरनेस के परसुएट करता है, जिस पर वो कहता है कि मैं खाने में लीड नहीं लेता, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये लोग भी पहले नहीं खाएंगे। ये सुनकर टीम लीडर येयान से कहा जाता है कि जल्दी खाओ,
अब टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ फिश है और क्या चाहिए। जिस पर एबनी ली और इमुला भी साइड से समझाने लगते हैं, अगर अभी खाओगे तो बाद में 100% रिग्रेट करोगे। जिस पर मैं हल्की सी स्माइल करता है। रॉ फिश की फिशी स्मेल सच में अनबेयरेबल लगती है। अगर ये बर्नट और ओनिली ग्रिल्ड फिश बन जाए तो बात ही अलग होगी। जिस पर वो कहता है कि सिंस तुमने ऐसा कहा है, अगर फिशबोन विंड का इशू ना होता तो इसे रिफ्यूज करना मुश्किल होता और मैं तो इसे पूरा का पूरा निगलने के लिए वेट ही नहीं कर पाता। फिर मैं पास में पड़ी सूखी घास को कलेक्ट करता है और उसे बर्न करने की तैयारी करता है। जिस पर टीम लीडर ये यान को देखते हुए बाकी लोग सोचते हैं कि क्या वो अभी भी सर्वाइवल के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि ऐसी हालत में वो खाना तक नहीं खा रहा है। सच में ये अजीब है। और ऊपर से कह रहा है कि हम रिग्रेट करेंगे। इसका मतलब फिश फ्रेश नहीं है। मुझे तो लगता है बाद में वही रिग्रेट करेगा। फिर हम तीनों एक एक फिश पकड़ लेते हैं और चल भी नहीं पाते। वहीं लेटकर मुझे बिजी होते हुए देखते रहते हैं। जिस पर मैं आखिरकार एक सॉफ्ट सॉइल वाली जगह ढूंढ लेता है और स्लेडर ब्रांचेस को जमीन में डीप इंसर्ट करता है। क्लर्ड स्टोन्स और आसपास के स्टोन्स से उसे घेरता है। फिर ड्राई ग्रास और बार्क रखता है, फायरवुड सेट करता है और फिर एक विंड प्रूफ लाइटर निकालकर उसे इग्नाइट करता है। जिस पर इस बेहद डार्क प्रिमिटिव एरिया में पहली बार फायर अपीयर होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेशंस टू द ट्री लॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द अचीवमेंट जुरोंग श्राइन, और इसके साथ 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद मैं रिवर के पास जाकर फिश को कट करता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकालता है, उसे ब्रांच में फिक्स करता है और लाइटर को डिच फायर के पास ले जाता है। उसी समय उमुहा, जो हल्का स्वेटिंग कर रहा था, स्लीपी फेस के साथ उठता है और टॉयलेट जाने के लिए बढ़ता है। तभी अचानक उसे फायर दिखता है, जिस पर वो मुड़कर देखता है और डार्क नाइट में वहीं स्टंडेड रह जाता है। मेरे साइड फेस पर फायर की लाइट पड़ती है, जो प्रिमिटिव लोगों के लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है। ये वही फ्लेम है जिसे वो गॉड और डिवाइन फायर मानते हैं। जिस पर उमुहा एक डिस्टॉर्टेड चीख निकालता है और डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर एबनी और उमुला भी जाग जाते हैं और जैसे ही वो दूर फ्लेम को देखते हैं, उनके चेहरे पर जिंदगी का सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि ये डिवाइन फायर है और येयान ने इसे स्काई से उतार दिया है, अब वो हमें मारने वाला है। जिस पर उनके दिमाग में ट्राइब की पुरानी लेजेंड्स फ्लैश होने लगती है और तीनों के चेहरे खराब हो जाते हैं। वो पैनिक में कहते हैं कि ये डिवाइन फायर है, हम सब मर जाएंगे, पूरा कॉस्ट सी ऑन मॉब फायर बन जाएगा, हर कोई मर जाएगा, हम तीनों भी मर जाएंगे। जिस पर डर के मारे उनका कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। फिर मैं अपने हाथ में लाइटर की छोटी सी फ्लेम को देखता है और कैजुअली कहता है कि इसमें डाउट क्या है, ये तो बस एक छोटी सी फ्लेम है, इतना डरने की क्या जरूरत है। फिर मैं लाइटर को ऑन कर देता हूँ और कहता हूँ कि अब डरने की जरूरत नहीं है, डिवाइन फायर खत्म हो गया है। लेकिन तीनों मेरी बात इग्नोर कर देते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ये यान मजाक मत करो, डिवाइन फायर सोल्जर्स ग्रास और ट्रीज के साथ फैलते रहेंगे, सब लोग सी ऑफ फायर में मर जाएंगे, एंडलेस टॉर्चर झेलते हुए मरेंगे। कितने ट्राइब्स और कितने लोग इस कर्स की वजह से मर चुके हैं और तुम कहते हो डिवाइन फायर खत्म हो गया है, ये कौन मानेगा। जिस पर डर्टी मोली दर्द में रोने लगता है। डर्टी मोला और डर्टी मुहा भी फियर में कंट्रोल खो देते हैं। फिर मैं कहता हूं कि पीछे मुड़कर देखो, डिवाइन फायर सच में गायब हो चुका है। जिस पर मुल्ली डरते हुए भी धीरे से पीछे देखता है। वहां सिर्फ पिच ब्लैक डार्कनेस होती है, ना कोई फायर होता है और ना ही कोई चीखें सुनाई देती हैं। जिस पर वो स्क्वाट पोजीशन में ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और बोलता है कि डिवाइन फायर सच में गायब हो गया है, क्या ये सच है। जिस पर डर्टी मुला और मुहा भी ट्रेमलिंग के साथ पीछे देखते हैं और पाते हैं कि वहां कोई हेल जैसा सीन नहीं है, बस डार्क ट्रेसेस ही हैं। फिर तीनों जमीन पर गिर जाते हैं और हैवी ब्रीदिंग करते हैं, जैसे उन्हें सेकंड लाइफ मिल गई हो। वो सोचते हैं कि क्या ये सब इल्यूजन था। जिस पर मैं उन्हें देखता है और फिर से लाइटर जलाता है और फ्लेम फिर से उनके सामने अपीयर हो जाता है। जिस पर वो थोड़ी देर काम होते हैं, लेकिन इंस्टेंटली उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है और वो शॉक में कहते हैं कि अभी तो डिवाइन फायर गायब हो गया था, फिर ये वापस कैसे आ गया। उनके लेग्स वीक हो जाते हैं और वो भाग भी नहीं पाते। तीनों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो रो भी नहीं पाते। जिस पर मैं कैजुअली कहता हूं कि अब तो यकीन हुआ, जिस डिवाइन फायर को तुम डिजास्टर मानते हो उसे मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूं। फिर मैं लाइटर को ऑन ऑफ करता है, फ्लेम कभी जलती है और कभी बुझ जाती है। जिस पर तीनों बिल्कुल स्टन्ड रह जाते हैं। जिस पर डर्टी मूली शॉक्ड फेस के साथ कहता है कि तुम डिवाइन फायर को कंट्रोल कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो सिर्फ गॉड्स के पास होता है। जिस पर डर्टी मुहा डर के मारे सिर हिलाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, कॉमन सेंस तक नहीं है। जिस पर डर्टी मुल्ला मेरे हाथ में जलती फ्लेम को घूरता है और आधी आंख भी खोलने की हिम्मत नहीं करता है। जिसे वो लोग वीक गॉड की डिवाइन फायर मानते हैं, वही एक्चुअली मेरे कंट्रोल में है। जिस पर जब तीनों शॉक में खड़े रहते हैं, मैं फिर से लाइटर जलाता हूँ, झुककर हुक फायर में फ्लेम लगा देता हूँ और फिर वो तीनों बस मुझे फिश ग्रिल करते हुए देखते रहते हैं। फिर जब ग्रिल्ड फिश रेडी हो जाती है, मैं ब्रांच को बाहर निकालता हूँ और उस बर्नट और ऑनिली ग्रिल्ड फिश को देखकर एक्साइटमेंट फील करता है। सिंस यहाँ आने के बाद से मैं सिर्फ सॉर जिंजर फ्रूट और वाइल्ड वेजिटेबल्स खा रहा था, जो निगलना भी मुश्किल था। जिस पर अब फाइनली ग्रिल्ड फिश खाने का मौका मिलता है और दिल में अलग ही फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी ग्रिल्ड फिश थोड़ा प्लेन लगती है।
जिस पर मैं दिन में मिले डर्टी जिंजर फ्रूट को स्क्वीज करके उसके ऊपर डालता हूँ, जिससे उसका टेस्ट और रिच हो जाता है, और फिर मैं बड़े मजे से उसे खाने लगता हूँ। जिस पर साइड में खड़े तीनों प्रिमिटिव लोग उसकी फ्रेग्रेंस सूंघते हैं और बिल्कुल स्टंडेड रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारी वीक डिवाइन फायर का यूज करके फिश को रोस्ट कर रहा है, और ये कैसी स्मेल आ रही है। जिस पर एबनी उमुला मेरी हाथ की फिश को देखता है, उसकी आंखें सीधी हो जाती हैं और वो पूछता है कि ये क्या है, इतनी अच्छी स्मेल क्यों आ रही है। टीम लीडर यान, तुम क्या खा रहे हो? एबोनी भी केयरफुली पूछता है, लेकिन उसकी अटेंशन पूरी तरह उस फ्रेग्रेंस पर चली जाती है जो अभी के डिवाइन फायर के डर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर मैं फिश चबाते हुए कैजुअली बोलता हूँ, और उमुला अचानक रियलाइज करता है, ट्रेम्बलिंग फिंगर से ग्रिल्ड फिश की तरफ इशारा करता है और कहता है, टीम लीडर, क्या आपने डिवाइन फायर सिर्फ फिश को टेस्टी बनाने के लिए जलाया? जिस पर मैं सिर हिलाता हूं और तीनों फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। सिर्फ टेस्ट के लिए डिवाइन फायर का यूज किया गया है। जिस पर वो मेरी तरफ देखते हैं और उनके एक्सप्रेशन में ऑन और फियर दोनों आ जाता है। जिस पर उन्हें महसूस होता है कि इस फिश में ना स्केल्स हैं, ना बैड स्मेल, ना इंटरनल ऑर्गन्स, सिर्फ सॉफ्ट फिश मीट है, और मुहा तो ग्रीड में पूरी तरह फंस जाता है। फिर कैजुअली कहता हूं कि अगर तुम लोग नहीं खाते तो मुझे ब्लेम मत करना, और मैं अपने मुंह से एक फिश बोन निकालता हूं जो उनके लिए जैसे शॉक जैसा होता है। जिस पर वो पहले डिसाइड कर चुके थे कि मुझ पर डाउट नहीं करेंगे, लेकिन अब रिग्रेट फील करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी फिश खा ली थी और स्टमक भी फुल था, फिर भी ग्रिल्ड फिश के सामने खुद को रोक नहीं पाते हैं। मैं उनके एक्सप्रेशंस देखकर हल्का हंसता हूं, क्योंकि प्रिमिटिव लोगों के लिए ग्रिल्ड फिश इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। जिस पर मैं ब्रांचेस पर लगी 3 फिश में से एक निकालता हूं और उन्हें दे देता हूं, और कहता हूं कि एक मैं अपने लिए रखता हूं, याद रखना अगर मेरा खाना खाओगे तो काम भी करना पड़ेगा। जिस पर वो थोड़ी देर हेजिटेट करते हैं, क्योंकि डिवाइन फायर पर ग्रिल्ड फूड खाने का डर रहता है, लेकिन स्मेल इतनी अच्छी होती है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एबनी हार सबसे पहले आगे बढ़ता है, ग्रिल्ड फिश लेता है और बड़े बड़े बाइट्स में खाने लगता है, और बाकी दोनों को कुछ भी नहीं देता है। जिस पर वो लोग पैनिक में उसके मुंह से छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ऑलमोस्ट पूरी फिश खत्म हो चुकी होती है, बस थोड़ा सा टेल बचता है, जिसे दोनों आपस में बांटते हैं और खाते हैं। जिस पर वो रिग्रेट करते हैं, कहते हैं कि हमने गलती कर दी, इतना कम हिस्सा मिला, एबनू तुम बेकार हो। और मैं दूर से ये सब देखकर बिना सरप्राइज हुए अपनी ग्रिल्ड फिश खाता रहता हूँ। फिर लेट नाइट हो जाती है। अचानक फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जिस पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, ये यान, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मैंने बेस्ट सॉ जिंजर फ्रूट कलेक्ट किया है, तुमने शायद पूरा दिन कुछ नहीं खाया होगा। जिस पर वो पास आकर बैठती है, उसकी आवाज सॉफ्ट होती है, वो एबन्यू होती है, उसकी आंखों में थोड़ी थकान दिखती है। वो कहती है कि बाकी सब सो रहे हैं, टीम लीडर ने उसे बाहर आने से मना किया था, इसलिए वो छुपकर रात में आई है। जिस पर वो कहती है कि तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, जरूर भूख लगी होगी, ये जिंजर फ्रूट्स आज ही कलेक्ट किए हैं, काफी स्वीट हैं, हमें कम फूड मिलता है इसलिए मैंने ये बचाकर तुम्हारे लिए रखा है। लेकिन जब मैं हाथ नहीं बढ़ाता हूं, जिस पर इबोनी सोचती है कि शायद मैं लेने में हेजिटेट कर रहा हूं, मैं अपने चेस्ट और एब्डोमेन को सीधा करके खड़ा होता हूं और फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखने का प्रिटेंड करता हूं। जिस पर मैं कहता हूं कि आज मैंने बहुत सारे जिंजर फ्रूट पिक किए हैं और काफी खा भी लिया है, ये बहुत प्रेशियस फूड है, अगर नहीं खाओगे तो फ्रेश नहीं रहेगा। ये बोलते हुए मैं उसके एक्सप्रेशन को देखता हूं, जो देखकर समझ आता है कि वो चोरी करने नहीं आई है। जिस पर मैं वापस जिंजर फ्रूट उसकी तरफ स्प्रैंकल कर देता हूं और कहता हूं कि मैं नहीं खाता, तुम सब खा लो। जिस पर इबोनी बिना रुके सब एक साथ खा जाती है और फिर कहती है, ब्रदर यान, तुम बचपन से ही वीक रहे हो और आज तो तुम्हें ट्राइब से बाहर भी कर दिया गया है, तुमने पूरा दोपहर कुछ नहीं खाया होगा, ये जिंजर फ्रूट्स इतने अच्छे हैं, अब मैं उस तरह की पुअर बोन्स को और नहीं देख सकती। यह सुनकर मैं थोड़ा सोचता हूं और कहता हूं कि पता नहीं हम इसे डाउन देखते हैं या नहीं, लेकिन हमारे टीम लीडर यान तो इसे और भी ज्यादा डिस्टैंड करते हैं। जिस पर इबोनी थोड़ी एंग्री हो जाती है और कहती है, ये कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम लोग, तुम मेन लोग तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते, इतना अच्छा जिंजर फ्रूट जिसे हम विमेन लोग रेयरली खा पाते हैं, और तुम कहते हो कि हम इसे डाउन देखते हैं, 100 लोग भी इसे नहीं खा सकते, और मैं तो नहीं चाहती कि ब्रदर यान इसे खाए, बस अपनी स्वॉलन फेस दिखाकर प्रिटेंड कर रहे हो। यह सुनकर मैं हल्का सा हंसता हूं और कहता हूं, हे एबनी, तुम्हें पता है हम तुम्हारे दिए जिंजर फ्रूट को क्यों डाउन नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास फिश खाने के लिए है। जिस पर ओरिजिनल ट्रियो भी ट्रायम्फेंट लुक के साथ खड़े रहते हैं। यह सुनकर एबनी शॉक हो जाती है और कहती है, फिश तो रिवर में स्विम करती है। इवन टीम लीडर उमुया भी फिश का नाम सुनकर अनकॉन्शियसली स्लाइवा निगलते हैं, और कई ट्राइब्स के लीडर्स ने भी इसे कभी नहीं खाया, तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारे पास फिश है। जिस पर मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, इबोनी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये देखो, और मैं ग्रास ऐश में से एक ग्रिल्ड फिश निकालता हूं जो अभी भी वार्मथ की वजह से अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है और खुद के लिए भी डिलीशियस लगती है। यह देखकर एबनी शॉक फेस के साथ उस फिश को देखती है और कहती है, ये क्या है। जिस पर मैं कामली कहता हूं, ये फिश है। फिर मैं उसे ग्रिल्ड फिश थमा देता हूं, जिसे देखकर उसके फेस पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि ये वही फिश है जिसे वो सिर्फ इमेजिनेशन में टेस्ट कर सकती थी और अब वो उसके सामने है। जिस पर वो कहती है कि मुझे पता है ये फिश है, लेकिन ये रिवर वाली फिश से अलग दिख रही है, जो देखकर मैं कहता हूं कि क्योंकि ये ग्रिल्ड फिश है, एक बाइट लेकर देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। जिस पर इबोनी धीरे से एक बाइट लेती है
और अचानक अरोमा फैलने लगता है जो उसके माउथ में जाते ही ऐसा फील देता है जैसे एक नई दुनिया का डोर खुल रहा हो। और फिर वो एक के बाद एक बाइट लेती जाती है और कुछ ही बाइट्स में खत्म कर देती है, जो इतना डिलीशियस लगता है कि उसकी आइज गोल्डन चमकने लगती हैं। जिस पर वो थोड़ा शर्माते हुए सोचती है कि उसे लगा था वो खाना नहीं खा पाएगी, लेकिन उसने ग्रिल्ड फिश खा लिया, फिर भी जिंजर फ्रूट लेकर आई। यह सोचकर उसका मन करता है कि जमीन में कहीं छिप जाए। फिर मैं पूछता हूँ वो मेन जो दुनिया में पीछे रह गए थे उनका क्या हुआ, और झूली के बारे में भी पूछता हूँ, जिस पर वो बताती है कि अगर ट्राइब में वापस जाना है और उमुया से फैक्ट्री वापस लेनी है तो पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब ट्राइब में फूड शॉर्टेज है। और फूड बचाने के लिए टीम लीडर उमुया ने उन मेन को एक रिमोट जगह पर भेज दिया है जहां डोजन लोग हैं, लेकिन फूड सिर्फ कुछ के लिए ही है और उन्हें कलेक्शन का टास्क भी करना पड़ता है, जिससे सिचुएशन और भी टफ हो जाती है। यह सुनकर मैं सिर हिलाता हूं, क्योंकि पहले ही जिंजर फ्रूट और वाइल्ड वेजिटेबल्स से लाइफ मेंटेन करना हार्ड था और अब फूड और कम हो गया है, जिससे फ्रीजिंग डेथ का खतरा भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि यही सही मौका है उन्हें अपने साथ लेने का। इसके बाद मैं इबोनी से कहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, आज रात आओ और मेरे साथ कुछ फिश ले जाओ। जिस पर मैं उठता हूं और रिवर के पास जाता हूं जहां मैंने फिश ब्रांचेस से सिक्योर करके रखी होती है, क्योंकि ये फिश बहुत वैल्यूएबल चीज है। नियर बाय ट्राइब्स के लोगों ने इसे कभी नहीं खाया, इसलिए कुछ भी काटो तो छुपा कर रखना पड़ता है। जिस पर इबोनी फिश लेकर कहती है कि आज की फिश बहुत डिलीशियस है, थैंक यू, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि तुम सरवाइव कर सको, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। यह सुनकर मैं साइलेंट हो जाता हूँ, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने ये फिश कहीं से कट करके लाया हूँ, जो मुझे अंदर से थोड़ा अनबेयरेबल लगता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अब इबोनी को दुनिया दिखाना जरूरी है, और मैं कहता हूँ इबोनी, मैं एक ऐसा ट्राइब बनाना चाहता हूँ जो तुमसे 10,000 गुना स्ट्रॉन्ग और लाइट हो। जिस पर वो बिलीव नहीं करती, तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ चलो। यह सुनकर इबोनी मुझे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती है और कहती है, ब्रदर यान, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी ट्राइब बनाने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें सच में इतना बड़ा शौक लगा है? यह कहते हुए उसके दिल का सैडनेस बाहर आने लगता है, क्योंकि क्लैन ने कहा था कि मुझे ट्राइब से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं उसे सह नहीं पाया, लेकिन वो कभी इसे बिलीव नहीं करना चाहती थी। फिर भी अगर बिना रीजन के ऐसी बात कही जा रही है तो कुछ तो होगा। यह सोचकर वो मुझे पिटी वाली नजर से देखती है, जो देखकर मेरे दिमाग में ब्लड तेजी से दौड़ने लगता है, और मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, बस सीधे उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और रिवर की तरफ चलने लगता हूँ। जिस पर उसका फेस रेड हो जाता है और वो मजबूरी में मेरे साथ चलती रहती है। जैसे ही मैं रिवर के पास फिश किंग को उठाता हूँ, वो लाइवली फिश उसके सामने आ जाती है, जिस पर बाकी सब लोग बिल्कुल डम्फॉन्डेड हो जाते हैं और पूछते हैं ये क्या है। ट्री की बड़ी फिश, छोटी फिश सब जंप करती हुई दिखती है, जिस पर एबनी वहीं पर स्टनड खड़ा रह जाता है। उसके फेस पर डिसेबिलिफ साफ दिख रहा होता है। ब्रदर यान, तुमने ये फिश पिक की है? एबनी धीरे से पूछता है, जिस पर मैं कहता हूँ क्या पिक की? ये मैंने कैच की है इस फिश किंग के साथ। जिस पर मैं कैजुअली कुछ फिश नेट से निकालता हूँ, उन्हें कॉपर बॉल से स्क्यूअर्ड करता हूँ और उसे दे देता हूँ। जिस पर वो कहता है, तुमने ये फिश कैच की? मुझे सच में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। जिस पर मैं कहता हूँ, फिश अपने पास रखना, याद रखना किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, और आगे से मुझे डाउन मत समझना, सुना तुमने? और मैं धीरे से एबनू के हेड पर टैप करता हूँ, जिस पर वो एक हाथ में बड़ी फिश पकड़ता है और उसकी खुशी और सरप्राइज वाली एक्सप्रेशन अचानक वापस आ जाती है, जैसे उसे होश आता है और वो मेरे हेल्दी व्हीट कलर और हैंडसम फेस को देखता है। जिस पर इबोनी ब्लश करने लगता है और मैं स्मर्क करते हुए कहता हूँ, अगर ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो तो आज रात यहीं रुक भी सकते हो। ये सुनकर उसका फेस तेजी से रेड होने लगता है, उसकी आईज इधर उधर देखने लगती हैं, उसे समझ नहीं आता कहाँ देखे, और वो ऑकवर्ड सा बिहेव करने लगता है, जिस पर मुझे अंदर से हंसी आती है और लगता है जैसे मैं कुछ नॉटी कर रहा हूँ। भले ही प्रिमिटिव लोग इस तरह की चीजों में ओपन होते हैं, लेकिन एबनी अभी भी एक छोटी गर्ल है, इसलिए थोड़ा शय फील करता है। फिर मैं सोचता हूँ कि उसे रुकने को कहना बस मजाक था, क्योंकि अगर अभी जाना भी हो तो बस एक आफ्टरनून का ही रास्ता है और मेरे मेन शेल्टर में सिर्फ एक जगह है, कोई प्राइवेट रूम भी नहीं है। जिस पर एबनो अपना सिर झुका लेता है और अपनी टोज को देखने लगता है और धीरे से कहता है, हाँ, लेकिन मैं अभी बहुत छोटा हूँ। जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं टीम लीडर उमुया की एज का हो जाऊंगा। यह सुनकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि सच में एबनो अभी ग्रो नहीं हुआ है, फिर भी वो ऑलरेडी एक वेल नोन ब्यूटी है, लेकिन उसे उस एज तक वेट करना पड़ेगा। जिस पर वो खुद अपनी बात से ऑकवर्ड फील करने लगता है और उसकी बातों में कुछ अजीब मीनिंग आने लगता है। तभी अचानक मुझे होश आता है और तब तक एबन जा चुका होता है। जिस पर मैं दूर आसमान की तरफ देखता हूँ, जैसे खो गया हूँ। फिर तुरंत ओरिजिनल ट्रायो को हाउस बनाने का ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं होता, बिल्कुल भी वेट नहीं होता, और मैं जल्दी से चेस शॉप में जाकर सो जाता हूँ। अगले दिन ट्राइब के साउथ वेस्ट में फ्रीजिंग स्नो के बीच येलो फेस वाले मैन चुप रहते हैं, एक वर्ड बोलने की भी ताकत नहीं होती, और वहां का एनवायरनमेंट डार्क, डैम्प और कोल्ड होता है। जो लोग कल मेरे साथ नहीं आए थे, वही लोग अब डेड स्किन और टायर्ड फेस के साथ खड़े रहते हैं, जिस पर उन्हें कलेक्शन टास्क भी करना पड़ता है और उनका फूड भी हाफ कर दिया गया है। जिस पर उनमें से एक आदमी जो क्रॉस लेग्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो पेन में आवाज निकालता है
एबनी एबनी वो पागल हो गया है। यह सुनकर बाकी लोग उसे हिलाने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो आदमी अचानक आइज खोलता है। उसकी आइज ब्लड शॉट होती हैं। वो तेज सांस लेता है, स्वेट से भीगा हुआ होता है और ऑलमोस्ट मर ही जाता है। यह देखकर एबनू डर जाता है, क्योंकि अगर वो न्यू गॉड में वापस चेंज नहीं करता तो वो भी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह मर जाता। और वो कहता है, हम मेन लोग विमेन जितने अच्छे नहीं हैं, हम उतनी फास्ट कल्चरेशन नहीं कर सकते। इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना उन्हें एक दिन में मिल जाता है। यह सुनकर आसपास के मेन गुस्से में बोलते हैं, इतने लोग मर चुके हैं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता, तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। जिस पर एबोनी हल्की हंसी के साथ कहता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या डेथ का वेट करेंगे? ऐसे ही जीते रहेंगे तो एंड फिक्स है। इससे बेहतर है फाइट करते हुए मरें। जिस पर वो सबको देखता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा और रिस्पॉन्सिबल है। भले ही उसकी कल्चरेशन स्पीड विमेन से कम है, लेकिन मेन में सबसे फास्ट है। और अगर वो स्ट्रांग नहीं बनेगा तो फूड कैसे लाएगा और उन ब्रदर्स का सामना कैसे करेगा जो उसे लीडर मानते हैं? वो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी फर्स्ट रियलम में ही है। उसकी स्ट्रेंथ और वाइटलिटी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ट्राइब की ऑलमोस्ट सारी विमेन सेकंड और थर्ड रियलम में है और एक हाथ से भी मेन को हरा सकती हैं। टीम लीडर उमुया तो फोर्थ रियलम में है एंड इवन छोटी एबनी भी उससे आगे है। जिस पर इबोनी अपने हाथ को एक्साइटमेंट में हिलाता है और कहता है, क्यों हम सब ह्यूमन हैं, फिर भी मेन को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। चलो अब टाइम हो गया है, आज के कलेक्शन मिशन के लिए निकलते हैं। जिस पर वो अपनी टायर्ड बॉडी को ड्रैग करता हुआ केव स्कूल की तरफ चलता है और बाकी लोग कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, बस टाइम की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर वो कहते हैं, काश कोई गॉड हमारे पास फूड लेकर आए और कहे कि बस उसे फॉलो करो और कभी फूड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिस पर सब लोग वीक स्माइल करते हैं और कहते हैं शायद ये पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक कोई आवाज आती है, अरे अरे देखो कौन आया है, नोबल और ऑलमाइटी येयान पैट्रियार्क की पावर से ये उमुहा अंकल तुम्हारे लिए फूड लेकर आया है। जिस पर केव के बाहर सनलाइट में अनसरी में एक स्माइलिंग एबनी खड़ा होता है, जिसके एक हाथ में फिश होती है और दूसरे हाथ में भी फिश होती है। उसका राइट हैंड डोर पर खड़ा रहता है और यह देखते ही सब लोग जैसे एकदम से शॉक और कंफ्यूजन में चले जाते हैं। जिस पर पूरा माहौल ही थोड़ा ब्लैंक सा लगने लगता है। तभी उमुहा आता है और सबकी नजर अचानक से इबोनी पर टिक जाती है, जिसका फेस चमक रहा है और बॉडी भी काफी स्ट्रांग और वेल बिल्ट लगती है, जिसे देखकर सबके चेहरे पर डिसबिलीव और डाउट साफ दिखाई देता है। जिस पर सब पूछते हैं, उमुहा तुम और एबनॉय तो उमुला छोड़कर गए थे ना, क्या तुम्हें ट्राइब से निकाल दिया गया था? फिर तुम इतने अच्छे कैसे दिख रहे हो? क्या तुम्हें कोई अच्छा ट्राइब मिल गया? यह सुनकर सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके चेहरों पर जेलसी और क्यूरियोसिटी दोनों साफ झल रही होती है और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उमुहा को कोई अच्छा ट्राइब मिल गया है। जिस पर उमुहा थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, हम सिर्फ अच्छा ट्राइब नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट ट्राइब एंड ट्राइब है। और यह बोलते हुए वो प्राउडली मुस्कुराता है और फिर आगे कहता है, और वो ट्राइब तुम्हें भी एक्सेप्ट करने को रेडी है, मैं यहाँ उसी के लिए आया हूँ। यह सुनकर सबकी आंखें चमकने लगती हैं और वे एक्साइटेड होकर पूछते हैं, सच में ऐसा भी कोई ट्राइब है जो हमें एक्सेप्ट करेगा? उमुहा तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जो तुम बोल रहे हो वो सच है ना? जिसके जवाब में उमुहा कामली कहता है, डोंट वरी, बिल्कुल रेडी हैं। टीम लीडर पहले ही तुम्हारी सिचुएशन समझ चुका है, तो तुम लोग बस रिलैक्स रहो और खुश रहो। और ये कहते हुए एबनी हल्का सा हंसता है। इसके बाद वह बताता है कि आज सुबह मैंने उसे उन लोगों के पास भेजा था जो पहले हमारे साथ नहीं गए थे और उसका काम था उन्हें कन्विंस करना। जैसा मैंने कहा था, उमुली और उमुराजे को भी साथ लाना है और हाउस केव बनाना है। जिस पर वह कैजुअली जोड़ता है, कल हमने अच्छा खाया पिया तो आज थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। फिर उमुआ थोड़ा मिस्टीरियस टोन में कहता है, हमारा ट्राइब नदी के किनारे है, ज्यादा दूर नहीं, बस हमारे ट्राइब के एज पर ही है। यह सुनकर सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और तभी वह जोर से बोलता है, और हमारे टीम लीडर हैं नोबल और पावरफुल येयान। यह सुनते ही सबका एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाता है और माहौल अचानक से ठंडा पड़ जाता है। येयान? वही येयान? क्या वो वही नहीं जो शौक सहन नहीं कर पाया था? कोई कहता है। जिस पर दूसरा बोलता है, हाँ, कल वही खाना सर्व कर रहा था और उमुया टीम लीडर को थ्रेटन भी कर रहा था और कुछ ट्राइब बनाने की बात कर रहा था। फिर सब हंसते हुए कहते हैं, एक आदमी ट्राइब कैसे बना सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और यह सोचकर सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे फिर से बाहर जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे। जिस पर उमुहा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन टीम लीडर येयान ने मुझे खाना लेकर आने को कहा है। अगर खाना चाहिए तो तुम्हें उसके ट्राइब में ज्वाइन करना होगा। और यह कहते हुए वह अपने होंठों को थोड़ा ऊपर उठाता है। जिस पर कोई बोलता है, कल तुम लोग सिर्फ 4 थे, 4 लोग क्या ही कर लेंगे? अगर तुम जिंजर फ्रूट और वाइल्ड वेजिटेबल्स भी लाओ तो भी कुछ खास नहीं होगा। यह सुनकर सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी अचानक उमुहा कहता है, रुको, ये देखो, ये फिश है। और यह बोलते हुए वह अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज दिखाता है, जिसकी लंबाई उसके दोनों फोरआर्म्स जितनी होती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने सिर्फ छोटी सी फ्राई देखी थी जो मुश्किल से उंगली जितनी होती थी, लेकिन उसका टेस्ट सबसे बेस्ट था जो उन्होंने कभी खाया था। ऐसे में इतनी बड़ी फिश देखकर सबके दिमाग में डिसबिलीफ छा जाता है। कोई कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या टीम लीडर ने सच में ये खाया होगा? जिस पर कुछ लोग कहते हैं, उमुहा
ये यान के साथ फिश पकड़ने गया था, ये मजाक है क्या? और सब उसी डायरेक्शन में देखते रहते हैं जहां उमुहा इशारा कर रहा होता है। उमुहा के हाथ में वो बड़ी फिश अभी भी लटकी रहती है, जिसकी बॉडी रूट्स और वाइनस में फंसी हुई होती है, और उसका साइज देखकर सब कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। ये सच में फिश है? ये कैसी फिश है? वे हैरानी से कहते हैं। कई दिनों से प्रॉपरली कुछ न खाने वाले लोग बस उन दो बड़ी फिशेस को घूरते रहते हैं और उनके गले में पानी अपने आप भरने लगता है। सच में ये फिश है? एबनियो सच में फिश पकड़ सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? सब हैरानी से सांस लेते हुए कहते हैं, ये खाना है, ये सच में खाना है। कुछ आदमी एक्साइटेड होकर कहते हैं, और उनकी आंखों में हंगर साफ दिखती है, जिस पर वे अचानक से तेजी से आगे बढ़ते हैं, जैसे भेड़िए अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और सीधा उन बड़ी फिशेस की तरफ दौड़ लगाते हैं।